बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही खासकर क्लास 10th साइंस पेपर के दिन वो एग्जामिनेशन हॉल की घंटी और अचानक से दिमाग का पूरा ब्लैंक हो जाना, ये तो एक बहुत ही आम बात है। हाँ, और साइंस का सिलेबस वैसे भी काफी वसी होता है, तो पैनिक होना नेचुरल है। पर आज इस गहरे विश्लेषण में हम इस घबराहट को एक सटीक फाइनल बैटल स्ट्रैटेजी में बदलने वाले हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन एकदम क्लियर है आज। हर सब्जेक्ट के टेक्निकल हैक्स, टाइम मैनेजमेंट और सबसे जरूरी प्रेजेंटेशन को डिकोड करना, क्योंकि मतलब सिर्फ याद करके जाना काफी नहीं है। एकदम ठीक। उसे पेपर पर सही से उतारना आना चाहिए। और अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले उस वक्त की बात करते हैं जब पेपर हाथ में आता है, वो शुरुआती 15 मिनट। हाँ, वो जिसे अक्सर लोग बस जल्दी जल्दी पेपर पलटने में निकाल देते हैं। हाँ, पर असल में ये गोल्डन 15 मिनट्स होते हैं, डिसीजन फटीग से बचने के लिए सबसे जरूरी। वही तो पैनिक इसीलिए मत है कि जी हम एक साथ पूरा पेपर प्रोसेस करना चाहते हैं। उन 15 मिनट में क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। पहला है इजी, जो देखते ही सॉल्व हो जाए, राइट? हाँ। दूसरा है थिंकेबल, जिनमें थोड़ा कैलकुलेशन या लॉजिक लगाना पड़े। और तीसरा है टफ, इन्हें पेपर के आखिरी हिस्से के लिए संभाल कर रखना है। और मुझे लगता है इसी वक्त इंटरनल चॉइसेस वाले सवाल भी चुन लेने चाहिए, बिल्कुल। अगर पेपर के बीच में ये सोचें कि ऑप्शन ए करें या बी, तो राइटिंग फ्लो टूट जाता है। सही बात है। अब अगर हर सब्जेक्ट के टेक्निकल हिस्सों की बात करें तो फिजिक्स में रे डायग्राम सबसे क्रूशल है, और वहां ब्लंट पेंसिल बिल्कुल नहीं चलेगी। अरे हाँ, मोटी लाइन से तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का एंगल ही बदल जाता है। और मार्क्स वहीं कट जाते हैं। साथ ही लाइट किस दिशा में जा रही है उसके लिए एरोज लगाना तो सबसे बेसिक नियम है, इसे भूलना नहीं चाहिए। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला को एकदम साफ लिखना भी जरूरी है। लोग अक्सर एसआई यूनिट्स मिस कर देते हैं। रेजिस्टेंस के लिए ओम्स, पावर के लिए वॉट्स या लेंस के लिए डायोप्टर्स। ये छोटी डिटेल्स ही एग्जामिनर ढूंढते हैं। अब फिजिक्स की इस प्रिसीजन के बाद केमिस्ट्री में थोड़ा अप्रोच बदल जाता है। वहां रिएक्शन को ड्रॉ करने से ज्यादा बैलेंस करने पर जोर होना चाहिए। हाँ, बिना बैलेंस की हुई केमिकल इक्वेशन तो एक आधी अधूरी कहानी जैसी होती है। रिएक्शन को पूरा करने के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर बताना जरूरी है। यानी सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और पानी में घुले हुए एक्वस सॉल्यूशंस के लिए AQ लिखना गेम चेंजर होता है। और अगर किसी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए किसी कैटलिस्ट या हीट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे एरो के ऊपर जरूर लिखें। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर दिखता है। अब आ जाते हैं बायोलॉजी पर। वहां तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन सबसे ऊपर होती है, नीट और प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम्स। पर एक और छोटी सी ट्रिक है। अगर किसी लंबे आंसर में डायग्राम या फ्लोचार्ट सीधे तौर पर नहीं भी मांगा गया है तो भी एक छोटा सा फ्लोचार्ट एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकता है। एग्जामिनर का काम आसान करना ही तो सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी है। लंबे बोरिंग पैराग्राफ्स पढ़ने का वक्त वैसे भी किसी के पास नहीं होता। इसीलिए आंसर्स को बुलेट पॉइंट्स में तोड़ना और इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत इफेक्टिव होता है। और हर जवाब के बाद 2 ब्लैंक लाइंस छोड़ने से पेपर कितना साफ रखता है। और इसके साथ एक अटेम्प्ट ऑल रूल भी है, क्योंकि देखिए सीबीएसई एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। स्टेप मार्किंग का पूरा फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी सवाल का आखिरी जवाब नहीं भी पता तो जितने स्टेप्स आते हैं उतने जरूर लिखें। हर सही स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो अगर कोई अजीब सा डायग्राम देखकर डर लग रहा हो तो ब्लैंक पेपर छोड़ने के बजाय अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाकर कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिखना चाहिए। डर के आगे मार्क्स हैं, पर एक गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी, वो है वर्ड लिमिट क्रॉस करना। हाँ, अगर 2 मार्क्स का सवाल है तो 30 से 50 वर्ड्स काफी हैं। लंबा लिखने से आगे के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। और एक आदत जो बिल्कुल नहीं चलेगी वो है टेक्स्टिंग लैंग्वेज। बिल्कुल, व्हाट्सएप वाली भाषा एग्जाम हॉल के बाहर ही छोड़ देनी चाहिए। एग्जामिनर को बिकॉज की जगह BCZ या कॉज नहीं समझ आएगा। उन्हें सिर्फ पूरी स्पेलिंग और ग्रामर ही मार्क्स देने पर मजबूर करेगी। शॉर्टकट्स का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज की इस चर्चा से बात साफ है कि एग्जाम हॉल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक सटीक स्ट्रैटेजी और प्रेजेंटेशन का भी टेस्ट होता है। और यही छोटी बातें एक आम आंसर शीट को एक टॉपर की शीट में बदल देती हैं। जाते जाते एक आखिरी विचार पर गौर करते हैं। अगर हम एग्जाम के इस इजी, थिंकेबल और टफ कैटेगराइजेशन टेक्निक को सिर्फ एक आंसर शीट तक सीमित न रखकर जिंदगी में आने वाली हर बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करें, तो क्या हमारी मुश्किलों को देखने और उन्हें हैंडल करने का नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाएगा?
सोचिएगा जरूर।